इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन बूट कैंप 2004 आज हमारा तीसरा दिन है। हमने अब तक जो है कि कैंडल स्टिक के पैटर्न्स वगैरह जो है कि वो सीख लिए हैं। हमने मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कैसे बनते हैं वो हमने सीख लिया है कल। इसके अलावा हमने ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि वो भी कल जो है कि सीख लिया है। अच्छा, कल कुछ लोगों ने वीडियो के बाद मुझे कंप्लेन की थी कि वीडियो जो रिकॉर्ड हुई थी यूट्यूब पे उस पर आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही थी, तो मैंने आज अपना माइक चेंज किया है। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ फील हो तो बराए मेहरबानी मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक और जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आज के हवाले से, कि आज हमारा जो फोकस होगा ना वो वाइकॉफ के ऊपर होगा। कि वाइकॉफ, रिचर्ड डी वाइकॉफ जो एक लेजेंडरी ट्रेडर्स थे 1930s के अंदर, उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है ना कि अपने फुटप्रिंट्स छोड़े थे। वो बेसिकली देखते थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है कि कैसे ट्रेड करते थे। तो हम उनके हवाले से आज जो चीज़ें लेकर चलेंगे, बाद में हो सका तो उनके लिए फातिहा हवानी भी कर लेंगे। तो अच्छा, फिर जो है कि वही डिस्क्लेमर एज यूजुअल, और इस डिस्क्लेमर का ताल्लुक मैं दोबारा कहूँगा कि मनी मैनेजमेंट से होता है। तो फर्ज करें कि अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है या हज़ार हज़ार डॉलर का आपका अकाउंट है, और आप अगर $1000 आने के बाद अगर आपने जो है कि $1000 खटाक से एक ही लॉट के अंदर लगा दिए, और वो लॉट जो है कि आपकी जो है कि जजमेंट गलत हो गई और वो लॉट जो है कि आपकी लॉस में चली गई, $1000 आपने लूज कर दिया, तो आप क्या होंगे? आप मैदान से आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपने जो खेलना है ना, अगर मार्केट के क्रिकेट के अंदर, या मार्केट जिस तरह क्रिकेट के अंदर अगर आप जो है कि चौके छक्के मारेंगे तो आप 15-20 बॉलें खेलेंगे, फिर आप आउट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप चौके छक्के मारने की कोशिश ना कीजिए। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से हम ये करते हैं कि हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मेरे अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है वो रूल। पहला जो मेरा रूल ये है कि अगर मेरा $1000 का अकाउंट है तो मैं किसी भी सूरत में 1% से ज्यादा पैसे जो है एट एनी टाइम रिस्क के ऊपर नहीं डालूंगा। यानी कि जो मेरी पोजीशन ओपन होगी ना, $1000 का 1% क्या बनता है? $100 बनता है। तो मेरी जितनी भी पोजीशनें ओपन होंगी ना, उनका जो है कि टोटल जो रिस्क मार्केट में होगा वो $100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अगर मैं वो सारी पोजीशनें लूज करता हूं तब भी मैं सिर्फ $100 यूज लूज करता हूँ। मेरे पास $90 पड़े हुए हैं, $900 पड़े हुए हैं मेरे पास। उन $900 से जो है कि मैं उस $100 को आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा रिस्क मार्केट के अंदर जो है कि 1000 के साथ साथ मैंने $500 का रिस्क रखा हुआ है और मेरी पोजीशन लॉस में करीब वो क्लोज होती है, तो इस $500 को रिकवर करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरे ऊपर जो है कि एडिशनल जो है कि स्ट्रेस आएगा। उस स्ट्रेस की वजह से मैं मजीद गलतियां करूंगा। तो इस वजह से जो है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मनी मैनेजमेंट का रूल जो है ना कि बिल्कुल वेल डिफाइन होना चाहिए। को किसी भी सूरत में 1% या 2% से ज्यादा एट एनी टाइम आपके पैसे जो है ना कि रिस्क पे नहीं होने चाहिए। तो ये एक जो है कि पहला हमारा इसका रूल है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगला जो जो चीज़ जो मैं होगी कि हम मल्टीपल पोजीशन कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना कि मनी मैनेजमेंट के हवाले से आप इतना समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 2% और 1% आप अपने अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है? ये हमारा जो है कि सोशल मीडिया का जो है कि डिफरेंट ग्रुप से, अगर आपने डिस्कॉर्ड हमारा ज्वाइन नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि डिस्कॉर्ड के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें और हमारे सिग्नल वगैरह वहाँ पर रेगुलरली आते हैं। डिस्कॉर्ड की सबसे बड़ी आसानी ये है कि जो इमेजेस वगैरह हम शेयर करते हैं, तो उन इमेजेस का आपके स्टोरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सर्वर के ऊपर पड़े रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना कि ये नहीं होता कि यार वो मिस हो गया, डिलीट हो गया, ये कर दो वो कर दो, ये सारी कहानी नहीं होती। इसके लिए हमारे यूट्यूब का चैनल है youtube.com/K5Trading, वहाँ पे ये सारी वीडियोस भी अपलोड हो रही है। पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई है वहाँ पे, जो है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के हवाले से जो बेसिक कोर्स है वो भी हमारा उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जिस जबान में आप चाहें वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज जो हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं वाइक ऑफ। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये तमाम चीज़ें आज जो है कि ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि अब जो कल तक जो हम लोगों ने जो क्लासें की थी 1-1 घंटे की, तो अब जो है कि वो टाइम हमें थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए होगा बीच में 5-10 मिनट का, तो हम वो ब्रेक ले लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है? तो चलिए हम जो है ना कि इसको शुरू करते हैं अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो पहले हम चलते हैं कि कल हम लोगों ने कहाँ पे चीज़ें छोड़ी थी।
अच्छा, कल जो है कि हमारा जो आखिरी जो चीज़ें जो हमने कवर की थी वो बेसिकली यही वाली की थी कि आपकी जो मार्केट जो है कि एक पर्टिकुलर जो है कि जिगजैग के फॉर्म में ऊपर जाता है, और हमेशा जो है कि इम्पल्सिव लैग के अगेंस्ट जो है कि करेक्शन आपकी होती है। इम्पल्सिव लैग आपकी उस वक्त तक वैलिड होती है जब तक कि इसका लो जो है कि ब्रेक ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने कल इस हवाले से स्टडी किया था, और हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि हमारे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि कैसे बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल स्टडी की थी। ये जो है कि वही जो है कि वो आपका उसी तरीके से बनता हुआ आ रहा ही है। और ये हमने बताया था कि यहाँ पर आपके चेंज ऑफ द कैरेक्टर होता है। ये आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर था ऊपर की तरफ बुलिश, ये आपका बेरिश हुआ है, ये आपका चेंज ऑफ द कैरेक्टर हुआ है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने ये चीज़ें कल तक कवर कर ली थी। हमने कल एक और जो चीज़ जो छोटी सी कवर की थी, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि वाइकॉफ के जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के जो पैटर्न जो है उसको हमने हल्के से टच किया था। आज थोड़ा सा डिटेल में हम इसको करेंगे। अच्छा। तो वाइकॉफ, रिचर्ड डी वाइकॉफ जो है कि वो एक लेजेंडरी आपके ट्रेडर्स थे 1930s के अंदर। अगर आप चाहें तो आप इनकी इसके ऊपर जो है ना कि ये आ जाएगी पहली चीज, ये तो आपका आ जाएगा विकिपीडिया में। इसको छोड़ के आप आ जाइए, यहाँ पे होगा बार चार्ट करके एक होगा ये वाला, वाइकॉफ स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। ये उनका इंस्टीट्यूट था, इन्होंने पूरी वो चीज़ें बनाई थी। इनकी कुछ किताबें भी यहाँ पे मौजूद है। इनका जो असल में जो वो है ना, इनकी एक वेबसाइट है चार्ट स्कूल, मेरे ख्याल में यहाँ पर होगा। हाँ, ये पूरा जो है ना कि एक आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है ना, स्टॉक चार्ट्स के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34 में इनकी डेथ, इनकी डेथ हुई थी, और उस वक्त उन्होंने ये चीज़ें की थी। और ये इन्होंने पूरा यहाँ पे बताया कि वो स्टॉक्स को किस तरीके से देखते थे। ये कंपोजिट में जो ये कहते हैं, इनसे इनकी मुराद जो है कि इंस्टीट्यूशंस हैं। और यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना प्राइस साइकिल बताया था। अगर आप इस प्राइस साइकिल को समझने की कोशिश करें तो यही वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कल बताई थी कि अक्यूमुलेशन एरिया आता है आपका, फिर ये पूरे का पूरा मार्कअप का एरिया आता है, फिर आपका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, और फिर ये मार्क डाउन होते हैं। तो मार्केट जो है ना आपकी इस डायरेक्शन के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जो है कि आपकी चलती रहती है। तो अब आप इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि जब ये अक्यूमुलेशन यहाँ पर होती है, तो इस अक्यूमुलेशन को जो है कि इंस्टीट्यूशन उस तरीके से एक्टिवेट करते हैं कि लोगों को वहाँ पे शक नहीं होता कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है। और फिर एकदम से जब मार्केट ऊपर उठती है, फिर आप उसके पीछे भागते हैं। तो फिर आपके सामने जो है कि यहाँ पे आने के बाद फिर आप कहते हैं कि यार ये तो जो है कि मार्केट अब पता नहीं कहाँ जाएगी, चलो यहाँ पे बाय कर लेते हैं। जैसे ही आप बाय करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाती है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आती है। तो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, आप लोग चाहें तो आप इसको जो है ना कि स्टडी कीजिएगा। और ये इन्होंने कुछ अपने स्केमेटिक्स बनाए, आज हम इसको थोड़ा सा रीड भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे इनकी। तो ये रिचर्ड डी वाइकॉफ हैं, बहुत ही लेजेंडरी आपके जो है कि ये ट्रेडर्स थे। और मैंने इनकी जो बुक्स जो थी इनसे मैंने काफ़ी सीखा है। अच्छा, हम जो चीज़ें जो सपोज उन्होंने सिर्फ 3 लॉज बताए बेसिकली, सप्लाई एंड डिमांड का लॉ बताया था, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का बताया था, कॉज वर्सेस इफेक्ट का। हम बहुत लाइटली इन चीज़ों को वो देखेंगे, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। ठीक है ना, कॉज वर्सेस इफेक्ट का इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जब आपकी समझ में आ जाएगी तो आप लोगों को बहुत सारी जो मार्केट के अंदर जो मूव होती है ना उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में तो तमाम लोगों को, हम लोगों को मालूम है कि मार्केट जो भी आपकी जब जब भी चलती है, बल्कि मैं ये करता हूँ कि यहाँ की बजाय मैं ट्रेडिंग व्यू पे इसको जो है ना कि ड्रॉ करते हैं, एक मिनट ठहरें, ट्रेडिंग व्यू पे ड्रॉ करते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं कलर इसका। अच्छा, अन्य यूएसडी, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है कि आपके सामने ये एक चार्ट है, एक अदद, ठीक है, एयूडी यूएसडी का। ये वाइट कलर के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली होती क्या है। देखें, मार्केट जो है ना कि जब भी आपकी चलती है किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो जिस जगह के ऊपर आपकी बहुत सारी बाइंग होती है ना, ये जगह या जहाँ पर जो है कि आपकी जो है कि लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, आम मार्केट में भी अगर आप देखें तो वो आपकी कहलाती है
डिमांड एरिया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह जिस जगह के ऊपर आपकी जो है कि चीज़ें बढ़ जाती है, उस जगह के ऊपर आपकी अक्सर जो है कि सप्लाई आ जाती है मार्केट के अंदर। अब ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं कि अक्सर ये होता है कि सपोर्ट के आसपास जो है आपको जो है ना कि बाइंग बहुत ज़्यादा मिलती है। ये जो एक्टिविटीज़ जो होती है बाइंग की, इसको आप वॉल्यूम से भी देख सकते हैं, और इसको आप जो है कि बार की जो फॉर्मेशन होती है और जो प्राइस पैटर्न की मूव होती है उससे भी देख सकते हैं। लेकिन सिंपल कहने का मकसद ये है कि डिमांड हमेशा आपकी जो है कि सपोर्ट एरिया के पास होगी और सप्लाई आपकी हमेशा टॉप के ऊपर होगी, यानी रेजिस्टेंस के आसपास होगी। ये दो प्रिंसिपल जो है ना कि आप अपने जहन में बिठा लें। अब मार्केट में बेसिकली अगर आप देखें तो हमने कुछ अर्सा पहले, जब पहले दिन जब हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट शो किया था सबसे टॉप के ऊपर ना, जब हम सप्लाई एंड डिमांड को लाइटली हमने जब टच किया था इस जगह के ऊपर। यहाँ पर हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किसी भी चीज़ की डिमांड जो है ना वो ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस इंक्रीज होती है, ठीक है। और किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या होती है, प्राइस डिक्रीज होती है, और अगर चीज़ें बैलेंस हो तो बैलेंस आउट रहती है। अब आप इसी पॉइंट को मद्देनजर रख के मुझे ये बताइए, क्या कभी भी जो है कि प्राइस इस जगह के ऊपर आपकी डिमांड हो सकती है कि प्राइस ऑलरेडी टू हाई है ना? कभी नहीं हो सकती, सही नहीं। हाँ, एक सूरत में हो सकती है कि हो सकता है कि मजीद जो है कि सप्लाई आगे मौजूद हो, सही है। लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आपकी जो डिमांड जो है ना वो हमेशा हमेशा आपके सपोर्ट के एरिया में रहेगी। बहुत सारे लोग जो है ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफरेंट अंदाज के अंदर जो है कि डिफाइन करते हैं, उनको ड्रॉ करने के लोगों के डिफरेंट तरीके हैं। हम जो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिर्फ दो जोन के हवाले से हम जानते हैं, एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन। जो डिमांड जोन होगा वो हमारा जो है कि सपोर्ट कहलाएगा, जो हमारा जो है कि रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो हमारा सप्लाई जोन होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, अब ये चीज़ जो है ना कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि जैसे ही आपका, मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और इस चार्ट को अगर मैं रीसेट कर दूं, तो इस चार्ट के अंदर आपको जो है कि मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे नजर आ रहा है? आपको मार्केट का लोएस्ट पॉइंट इस जगह के ऊपर नजर आ रहा है। ऐसे ही है ना, यही आपका लोएस्ट पॉइंट है ना, जो चार्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है वो आपको पॉइंट, आपका लोएस्ट पॉइंट ये वाला नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ पे डिमांड मौजूद थी, तभी तो ये मार्केट जो है कि आहिस्ता 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 ऊपर गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी सप्लाई आ गई है, तभी तो मार्केट आपकी आहिस्ता 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 नीचे आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो चीजें जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी ना, कि मार्केट हमेशा जो है कि जिगजैग की शक्ल में मूव करती है, जैसे ये वाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिगजैग का जो ओरिजिन जो है वहां पे आपकी डिमांड होती है, और जिगजैग का जो टॉप जो है वहां पे आपकी सप्लाई होती है, ठीक है ना। इस वाले एरिया के अंदर हमारी डिमांड यहाँ पर है, हमारी सप्लाई यहाँ पर है, सही है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी हम किस तरह उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अभी हम उसकी तरफ मजीद आते हैं, थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल इसको आप इस तरीके से समझिए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर ये मेरा सप्लाई जोन बन रहा है इस जगह के ऊपर, तो आपके ख्याल में मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को जो है कि ऊपर जाना चाहिए, ऐसे जाएगी ऊपर, यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से जो है कि आने के बाद इसको जो है कि नीचे आना चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। क्या लेकिन मार्केट जो है कि इस जगह पे आने के बाद तीन काम करती है। पहला काम वो ये करती है कि वो जो है ना यहाँ पे साइड वे में चली जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ है, ये वाला, हाँ, पहला काम वो यहाँ पे ये करेगी कि ये आपका जो है ना कि ये साइड वे के अंदर जो है कि चली जाएगी मार्केट, ठीक है। दूसरा काम वो ये करेगी कि वो नीचे आ जाएगी, और तीसरा काम वो ये करेगी कि इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी जब भी आप सप्लाई के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह जब भी मार्केट आपकी यहाँ से डिमांड के अंदर आएगी ना, तो यहाँ पे भी वो यही काम करेगी कि ये फर्ज करें कि ये आपकी डिमांड है और सपोर्ट जोन है। यहाँ पे मार्केट या तो जो है कि साइड वे आएगी इस तरीके से, या फिर जो है कि यहाँ से ये ऊपर चली जाएगी, या फिर जो है कि ये नीचे आ जाएगी यहाँ पे, सही है ना। ये तीन हमेशा एक्शन ये लोग लेते हैं। अब हमने इस चीज को जज करना है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटीज है, या सप्लाई से मार्केट के नीचे आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है, या मार्केट जो है कि कुछ देर के लिए साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी होती है।
अक्सर और बेशतर ये होता है मार्केट के अंदर कि जो सप्लाई एरिया जो होता है ना, जैसे ये आपका सप्लाई एरिया यहाँ पे चल रहा है, तो इस सप्लाई एरिया के ऊपर जो है ना कि यहाँ पर आपके जो है कि ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं, सेल के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो आपका जो ये वाला डिमांड का एरिया है, यहाँ पर आपके बाय के ऑर्डर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या करते हैं कि वो यहाँ से जब इन्होंने बाय करनी है ना चीजें, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर यहाँ से जब बाय करने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ये डिसाइड किया है कि मुझे 10 लाख लॉटें खरीदनी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, अगर वो इस जगह के ऊपर आके अपने 10 लाख के स्टॉक वो जो है कि वो ऑर्डर डाल देगा, और उसके बाद मार्केट आपकी जो है कि एकदम से जो है कि वो चाहेगा कि एकदम से सारे फिल हो जाएं इसके ऑर्डर, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि क्योंकि इसने एकदम से यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर दिया और सप्लाई हो सकता है कि 10 लाख लॉट की यहाँ पे ना हो, तो मार्केट एकदम शूट कर जाएगी और उसको महंगे दामों में कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। हो सकता है 10 12 1 लाख 2 लाख या 50,000 60,000 लॉट वो यहाँ पे खरीद दे, बाकी इसको महंगे दामों खरीदना पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली ये करेगा कि वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहाँ से जितने इसको सप्लाई मौजूद है वो उसको उठा के मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर उसके बाद जब वो देखेगा कि मार्केट एक रेंज के ऊपर पहुंच गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद फिर जो है ना कि वो, अगर आप जब चार्ट के ऊपर देखें तो पीछे आपको जो है कि पीक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह के ऊपर जो है कि मार्केट रजिस्ट करेगी, तो वही क्या करेगा कि वो यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर आएगा। जो इसने यहाँ से बाय किया है ना वो उसको यहाँ पे आके सेल करेगा कुछ पोर्शन, कुछ यहाँ पे अगर वो सेल नहीं भी करेगा ना, तो फिर वो ये करेगा कि यहाँ पे आने के बाद शॉर्टिंग शुरू कर देगा मार्केट की। जब वो मार्केट की शॉर्टिंग शुरू करेगा तो मार्केट आएगी अल्टीमेटली नीचे, और हमारे जो आमिर भाई जो है वो बेचारे फंस जाएंगे क्योंकि उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है, ठीक है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर आपने इस जगह के ऊपर बाय किया हुआ है तो ये मूव तो आपको मिल गया, उसके बाद फिर आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन एरियाज के अंदर चीज़ों को बाय करें, ठीक है ना। तो डिमांड जोन के अंदर जो है कि अब मार्केट क्या करेगी कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अल्टीमेटली वो इस जगह के ऊपर दोबारा आएगी। यहाँ पे मजीद बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने इधर इधर कहीं बाय किया हुआ था, अब उनकी पोजीशनें लॉस में चल रही है, या तो वो अपनी पोजीशनें बंद करेंगे या कुछ और इंस्टीट्यूशन होंगे जो वो बेचना चाहेंगे। तो यहाँ से जिसके यहाँ पे 10 लाख में से जो है कि समझ ले 1 लाख में से 50,000 ऑर्डर फिल हुए, तो यहाँ से वो 25,000 के ऑर्डर मजीद उठा लेगा अगर उसको मिल गए तो, फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह वो जो है ना कि सप्लाई यहाँ पे क्रिएट करेगा अपने ही ऑर्डरों को फिल करने के लिए, लेकिन वो जो सप्लाई क्रिएट करेगा वो बेसिकली हमें और आपको बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, वो हमें ट्रैप करने के लिए करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से हमेशा जो है कि मोहतियात रहना है। तो आप ये देखिए कि जो बात जो मैंने कही थी कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट की 3 पोजीशनें हो सकती है सप्लाई जोन के अंदर, तो सप्लाई जोन पे आने के बाद ना आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइड में जाएगी, तो उस सूरत में आप किस तरीके से एक्शन लेंगे, ये चीजें जो है ना कि हमने समझने की कोशिश करनी है। कोई भी मार्केट को फोरकास्ट नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है ना। फोरकास्टिंग जो है कि जो कहता है कि वो कर सकता है, मेरे ख्याल में वो गलत बयानी से काम लेगा। तो हम लोग फिर सिंपल एक काम ये करते हैं कि जो हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई होती है उसमें ये समझते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, अगर तो मेरी बाइंग यहाँ से अगर हुई है ना, तो ये मेरा एरिया चल रहा है ट्रेडिंग का, इस एरिया के अंदर, ठीक है ना, ये मेरा जोन बन गया यहाँ पे रेजिस्टेंस का या सप्लाई का। तो मैं क्या करूंगा कि अब मैं अपनी प्राइसेस के ऊपर जाने का वेट करूंगा, ठीक है ना। ये मेरा प्राइस टारगेट है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे टारगेट चाहिए, निकलूं कहाँ से, तो मेरा पहला टारगेट होगा एग्जिट का ये वाला। मैंने अगर 5 लॉटें उठाई है तो 5 लॉटों में से 2 लॉटें मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी जो 3 लॉटें हैं उसका मैं जो है कि ट्रेलिंग स्टॉप लगा दूंगा इस जगह के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर जो है ना मैं ट्रेलिंग स्टॉप लगा दूंगा। अब इसके बाद मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट यहाँ से शूट करके ऊपर जाती है या मार्केट यहाँ पे साइड वे होती है, मार्केट यहाँ से नीचे आते, क्यों कि मेरी बाइंग इस जगह के ऊपर है, तो मैं आई एम ऑलरेडी इन प्रॉफिट। तो मैं कभी भी मार्केट का ना टॉप पकड़ना चाह रहा हूँ ना मैं मार्केट का कोई बॉटम पकड़ना चाह रहा हूँ। मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये होती है कि मार्केट का जो ये मिडिल का जो मीट है ना, हम इसको जो है कि हासिल करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो ना कि फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अच्छा ठीक है, मार्केट या 1 से 1 10 सप्लाई जोन में पहुंच चुकी है, हम यहाँ पर आने के बाद जो है कि थोड़ा सा पॉज लेंगे,
अपनी पोजीशनों को री इवेलुएट करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया मार्केट यहाँ से शूट करके ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। अच्छा, अब मार्केट यहाँ से शूट करके कैसे जा सकती है? पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर लोगों के जो स्टॉप ऑर्डर्स होंगे या जो लोगों के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो खत्म हो चुके हो। जब ये ऑर्डर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मार्केट जो है कि शूट करके ऊपर जाएगी और आगे की तरफ कोई और जगह देखेगी जहाँ पे इसको ये ऑर्डर नजर आ रहे हो। वो भी जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो और आगे जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा हम मार्केट के अंदर बैक के पीछे देखते हैं ये। तो जो चीज जो अब आपको समझ में आने लगेगी यहाँ पे थोड़ी बहुत, कि ये देखिए कि अभी इस वक्त आपकी मार्केट की पोजीशन जो है ना कि हम लोग इस जगह के ऊपर है, ठीक है ना, और हमें ये भी मालूम है कि हमारा लो जो है कि आखिरी वाला वो ये वाला है और मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि पहली चीज हमने जो एस्टेब्लिश की कि हम इम्पल्सिव मूव ये वाली है और इसकी हम करेक्शन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है ये इम्पल्सिव मूव है। अब ये इम्पल्सिव मूव मेरी कहाँ पर आके खत्म हुई है? मेरी इम्पल्सिव मूव इस जगह के ऊपर आके खत्म हुई है जहाँ पे ऑलरेडी जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मारा था। इसका मतलब ये था कि इस जगह के ऊपर आपकी यहाँ पे सप्लाई मौजूद थी, उस सप्लाई के अंदर मार्केट आई है, यहां से फिर इसने मार्केट ने नीचे की तरफ जो है कि रुक किया। कितनी मरतबा आई है? एक मरतबा आई है, दो मरतबा आई है, तीन मरतबा आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आपके जो है कि पेंडिंग ऑर्डर जो है कि अगर 10,000 थे तो वो बाद में यहाँ पे कम होके जो है कि 5,000 रह गए, फिर 3,000 रह गए, 2,000 रह गए। इसका मतलब है कि अब ये जो एरिया जो है ना, ये वाला जो मेरा एरिया, जो सप्लाई जोन, ये मेरा अब वीक हो चुका है, ठीक है ना। ये अभी जब हम पढ़ेंगे ना रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो आपकी समझ में वहां पे आएगा। अब ये मेरा जो सप्लाई का जोन जो है ना कि वो मेरा वीक हो चुका है। तो रिचर्ड वाइकॉफ जो है कि वो इन्हीं चीजों को स्टडी करता था कि मार्केट के अंदर जो है कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पे सप्लाई हो सकती है और कहाँ से डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो लेकिन उसका कहना जो बेसिक जो उसका रूल था कि अगर जो है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है और आपका जो है कि डिमांड कम है तो सब प्राइस आपकी गिरेगी हमेशा। तो ये बेसिक एक जो है ना कि उसका सप्लाई एंड डिमांड जोन का वो जो है कि प्रिंसिपल था। अच्छा, दूसरी जो चीज जो इन्होंने बताई ना, जिसका अब हम यहाँ पे देखने चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसने बोला है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का मतलब क्या है? एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का मतलब ये है कि कितना उसके अंदर एफर्ट लगा है और जितनी एफर्ट लगी है, आया प्राइस उसके लिहाज से मूव हुई है कि नहीं हुई है। इसको हम कैसे करेंगे? स्टॉक मार्केट के अंदर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को जो है कि आइडेंटिफाई करना काफी आसान होता है। उसकी रीजन ये होती है कि वहां पे जो वॉल्यूम जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है। फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि वॉल्यूम आपका सेंट्रलाइज नहीं होता, हर ब्रोकर का अपना अपना वॉल्यूम होता है और उसके हिसाब से मार्केट आपकी चलती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर डालते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे वो मौजूद है और उसका नाम है वॉल्यूम। ठीक, ये हमने वॉल्यूम डाल दिया। अच्छा, अब हम कोशिश ये करते हैं कि ये वीकली चार्ट को ही हम इस तरह रहने देते हैं और अब हम ये देखते हैं कि भाई इस पूरे इलाके में लोएस्ट पॉइंट आपका कौन सा है। ठीक है ना, हम ये इतना ही रखते हैं, चार्ट को ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करते हैं। आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? लोएस्ट पॉइंट आपका ये वाला है ना, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि ये अगर आप ये लोएस्ट पॉइंट को अगर आप यहाँ पे मार्क कर लें, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, और उसके पीछे चले जाइए, आपको हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे नजर आ रहा है? नीचे आती हुई मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो ऊपर जाती हुई है ना, नीचे आती हुई मार्केट में ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर ये आपकी ये नीचे आई है ये चीज, यहाँ पर वॉल्यूम आपका एकदम से एक्सेलरेट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई है इस वॉल्यूम के साथ ना। इस वाले बार को देखें, इस वाले बार को देखें, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा। अब वॉल्यूम अगर आप इस बार को देखें तो ये वाला बार आपका बेसिकली जो है कि मिडल ऑफ द ट्रेंड है, यानी कि आपके सपोर्ट के पास नहीं है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं, इस जगह के ऊपर मैं आके रुक जाता हूं, ठीक है ना, और उसके बाद मैं यहां से बार को प्ले करता हूं, ये मेरा बार प्ले हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं वॉल्यूम यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिंपल एक काम ये करना है कि मैंने इस जगह को मार्क कर लेना है कि ये मेरा जो इलाका जो है, अब आप मेरा जो है ना कि ये सपोर्ट का एरिया बन गया।
ठीक है ना, इसको आप सपोर्ट कह लें या इसको ये समझ लें कि ये मेरा अभी तक का मेरा डिमांड जोन है। डिमांड जोन मेरा क्यों है? मार्केट जो है कि मुसलसल नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद ये कहां पर आई है? ये इस एरिया के अंदर आई है। आप देख रहे हैं यहां से नीचे आई है, यहाँ पे इसने स्विंग लो बनाया है, और उसी जोन के अंदर आने के बाद यहां से इसने एक अदद रिएक्शन दिया है। मेरे नजदीक अब ये एक पॉइंट बन चुका है जहां से मार्केट मजीद नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें मार्केट का नहीं पता होता कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए नीचे जाए। देखें अब ये मजीद नीचे आ गई है, ठीक है ना, जैसे ये नीचे आई है मैंने अपना जोन चेंज कर लिया। अब मुझे वॉल्यूम से मतलब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम एक बार जो यहां पर था उसके मुकाबले में ये वाला वॉल्यूम यहां पर आ चुका है, इसके मुकाबले में यहाँ पे ये बार बन चुकी है, मजीद नीचे जा रही है, दैट्स फाइन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूं कि इसके मुकाबले में इसका वॉल्यूम कम है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस वाले बार के मुकाबले के अंदर ये वाला जो बार जो बना है, इस बार का साइज आप देखिए, जो मैं बात जो कह रहा था ना, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, अब आपको यहां पे समझ में आएगा। इस बार का साइज देखिए आप, और इस वाले बार का साइज देखिए। ठीक है, ये दो बार को हमने सिर्फ कंपेयर करना है। इस वाले बार का वॉल्यूम जो है कि इस वाले बार के मुकाबले में कम है, रिलेटिवली कम है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये वाले बार की जो विद जो है, या इस बार की जो रेंज है, ये वाला बार इसके मुकाबले में ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा ना, रिलेटिवली। फिर दो चीजें हो गई आपके पास। पहली चीज आपने जो है ना कि वो ये की है कि ये वाली चीज हमने पहले ये की है कि इस वाले बार को और इस वाले बार को हमने कंपेयर किया है, और हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे जो सेकंड बार है उसका वॉल्यूम कम है, लेकिन उसकी जो विद जो है ना वो काफी बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इंस्टीट्यूशंस ने प्राइसेस को ऊपर पुश करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्या ये प्राइसेस आपकी जो है प्रीवियस उसको ब्रेक कर पाई है? अगर आप ये देखें ना, इसको ब्रेक कर पाई है ये नहीं ब्रेक कर पाई है इसको। ये प्राइसेस इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गई है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लो तो बना है, लोअर लो भी बना है, ये हायर लो भी बन गया है, ये स्विंग पॉइंट तो आपका बन गया है, लेकिन ये वाली जो कैंडल जो है इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर पहली चीज हमारे जहन में ये आएगी कि यार ये वॉल्यूम भी कम है, इसने पिछले उसको ब्रेक भी नहीं किया है, बार का साइज भी रिलेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर अभी जो है कि ब्रेकआउट के मूड में नहीं है। बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है ना। एक और जो चीज जो अब आपने देखनी है कि आप ये देखिए कि इस बार के अंदर जो है कि विक ज्यादा नहीं है, इस वाले बार के अंदर विक ज्यादा है। इस वाले बार में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, और इस वाले बार की विक भी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मजीद मार्केट को नीचे लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन यहां से बायर्स ने अपनी एंट्री दी है और प्राइसेस को मजीद नीचे जाने से रोका है, ऊपर की तरफ पुश करके बंद किया है। तो ये जो एरिया, जो लो विक का एरिया जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है कि आपके रिलेटिवली स्ट्रांग थे, तभी तो उन्होंने प्राइसेस को ऊपर पुश किया है। अगले बार के अंदर फिर जो है दोबारा मजीद सप्लाई आ गई मार्केट में, मार्केट नीचे आई, लेकिन इसके बाद ये वाला जो बार आया है, इस बार ने मार्केट को दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश की है, मार्केट के अंदर उठाने में फेल हो गए हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अभी भी इस एरिया के अंदर सप्लाई मौजूद है, या सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। अब आप आ जाइए तीसरे बार के ऊपर। ये जो तीसरा बार है, इस बार का साइज पिछले बार के मुकाबले में वैसे भी कम है, और इस बार की जो है कि रेंज भी कम है और वॉल्यूम भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अभी तक जो है कि सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है, और लेकिन जो है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एक्टिव नहीं है अभी। अब आप यहाँ पे रुक जाइए, ये वाला बार देखिए आप। इस वाले बार का वॉल्यूम इस वाले बार के मुकाबले में आप देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बार का साइज इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन प्राइसेस को नीचे पुश कर रहे हैं, दे स्टिल वांट टू क्रिएट सप्लाई, ताकि वो यहाँ पे बाय कर सके मजीद। क्यों सप्लाई यहाँ पे वो क्रिएट करना चाह रहे हैं? कि अगर आप यहाँ पे पीछे देखें ना, तो यहाँ पे जो सप्लाई थी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है,
इसी तरह जो है कि अगर आप इस एरिया में देखें तो अब ये वाली एक सप्लाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कुछ सप्लाई यहाँ पे मौजूद है। तो बेसिकली वो मार्केट को मजीद नीचे पुश करके लेके जाना चाह रहे हैं ताकि वो यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन उठा सके, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि ये वाला आपका जो बार जो है, इस बार का वॉल्यूम रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जो एफर्ट्स जो है वो कम है और रिजल्ट ज्यादा है, ठीक है ना। ये एफर्ट ज्यादा है और रिजल्ट कम है, और जहां पे भी एफर्ट ज्यादा हो और रिजल्ट, सॉरी, एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा हो, वो इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी होती है। अब हम आ जाते हैं तीसरे बार के ऊपर, ठीक है, ये आखिरी बार है। फिर गैप ओपनिंग हुए मार्केट, शायद ये वीकेंड था उसके बाद, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये इसने बनाया है लो, लोअर लो, हायर लो। इस वाले बार ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद हो गई है, आ गई है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाहेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस एरिया के अंदर ये चीज बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब मैं देखें, ये है वीकली चार्ट है आपका, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि मैं इस ये जो लाइन जो मैंने ब्रेक की है ना, मैं इसको थिक कर देता हूं, और आपको जो है ना कि मैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लेके चला जाता हूँ। यहां से वीकली से हम चले जाते हैं 4 आवर में, ताकि आपको आइडिया हो कि हम एंट्री किस तरीके से लेते हैं। ये देखिए, ये पैटर्न जो है ना, इसने 4 आवर में बनाया। यहाँ से ये शुरू हुआ, ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, नीचे आई है, और फिर इसके बाद इसने यहाँ से ये ऊपर गई है, अब ये फिर ये यहाँ पे आपकी नीचे आई है ना। ये आज का दिन जो है, यहाँ से अगला दिन जो है कि शुरू हो गया है। ये मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर गई है, इसने ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहली जो वीकली टाइम फ्रेम में जो आपको जो स्विंग पॉइंट जो आपका ब्रेक हुआ था, उसके मुकाबले में आपको एक लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री की अब आपको तलाश है। और वो अब आप देखेंगे कि कौन से स्विंग पॉइंट पे आप लेंगे। एक स्विंग पॉइंट आपके पास ये वाला आपको मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई स्विंग पॉइंट नहीं मिल रहा। इसने ये स्विंग हाई बना लिया है। अब उसके बाद ये वाला स्विंग पॉइंट जो है कि यहाँ पे अगर जब वो बनाएगा, उसके बाद फिर हम जो है कि इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा वीकली पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें सिंगल बार के ऊपर देखना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अच्छा, अब जो है ना कि अब आप देखिए कि अब आपका जो है ना कि लो पॉइंट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है। ये जो बार जो था ना आपका, यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट बना था, जिसको इसने ब्रेक नहीं किया था, उसने इसको ब्रेक कर दिया अब उस एरिया को। तो ये अब हमारा एस्टेब्लिश हो गया लो पॉइंट ना। तो इसका मतलब है कि ये आपका डिमांड जोन यहाँ पे बन जाएगा किसी ना किसी तरीके से, अगर आप बनाना चाहें तो। ये समझ लें कि ये आपका जो है कि डिमांड जोन बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रेक करके ऊपर चली गई है। हमें इस डिमांड जोन का जो पता चला है उस वक्त चला है जब इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर एंट्री की दो तरह की पोजीशनें होती है। एक दो तरह के जो है तरीकेकार है ना हमारे पास। एक तरीकेकार हम इसे कहते हैं एग्रेसिव, और एक को हम कहते हैं आपका क्या होगा इसका, एक मिनट, एग्रेसिव के बाद आपका होगा कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव एंट्री के अंदर हम ये कहेंगे कि मार्केट जब दोबारा इस जोन के अंदर आएगी, तब मैं इसके अंदर एंट्री लूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी, घूमती घुमाती दोबारा यहाँ पे आएगी, तब मैं इसके अंदर एंट्री लूंगा। कंजर्वेटिव एग्रेसिव मेरी एंट्री ये कहती है कि भाई जहां पे वो जो स्विंग पॉइंट वाली जो तरीकाकार मैंने बताया था ना, कि जैसे ही यहाँ पे अगला स्विंग पॉइंट बनेगा इस ब्रेकअप के बाद, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। और वो हमने बता दिया कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं बना होगा। ये देखिए, ये आपका स्विंग पॉइंट यहाँ पे बना था, जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया था जब हम इस जगह के ऊपर थे। ये आपका स्विंग पॉइंट बना है, आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। ये आपका लो बना है, लोअर लोज ये, और इसके ऊपर आपकी एंट्री बन जाती है। तो इस तरीके से आपके पास ये आपकी एग्रेसिव एंट्री है। और उस एग्रेसिव एंट्री के बारे में आपको याद रखना है कि ये एंट्री आपको, जब आप अपने जोन में, सप्लाई जोन में या इस तरह के कोई रेजिस्टेंस जोन में पहुंचने लगेंगे, तो आपको वहां से निकल आने का है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए, ये वॉल्यूम वाइज हम लोगों ने इसको देखा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब जो है कि आप इसको थोड़ा सा और चलने देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या मार्केट दोबारा इस जोन में आती है कि नहीं आती। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में इस जगह के ऊपर सप्लाई मौजूद है कि नहीं है मार्केट की?
ठीक है ना, हमारे हिसाब से यहाँ पे अभी सप्लाई मौजूद है। इसकी रीजन ये है कि ये सारा इलाका हमें नजर आ रहा है कि ये वाला इलाका यहाँ पे सप्लाई मौजूद है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट शायद इस जोन के अंदर दोबारा एक बार लाजमन आएगी। ठीक है, और हम उसी टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये यहाँ पर आएगी तो हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको तेज कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये मार्केट ने कहाँ से रिट्रेसमेंट आपके लिए, उसी जगह पे जहाँ पे पहले से जो है कि आपकी सप्लाई मौजूद है। क्योंकि ये यहाँ से जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट, इस जगह से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने पेंडिंग ऑर्डर अपने रखे होंगे, तभी वो इसको दोबारा लेकर आए। यहाँ इन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर आउट की है, अब वो दोबारा जो है कि मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। मार्केट आपके उस जोन के अंदर दोबारा आ गई। ठीक है, अब आपकी बाई यहाँ पे कैसे बनती है, देखिए अभी भी आपने बैक एंड के ऊपर देखना है। मुझे अभी भी इस जगह के ऊपर सप्लाई नजर आ रही है। मैं अभी भी इस जगह के ऊपर फौरी तौर पे बाई नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ये करते हैं, और ये उनकी कोई बात गलत भी नहीं है, कि वो ये करते हैं कि वो इस जोन के जो है ना कि ऊपर अपने और ये एंट्री ले लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस जो है कि टेक प्रॉफिट जो है कि वो प्रीवियस उस पे ले जाते हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस जो है ना कि वो यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने जो है ना कि ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि मार्केट अक्सर जो है ना, जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट्स होती है उनको ब्रेक करके एक बार झटका नीचे जरूर देती है और फिर ऊपर जाती है। तो हम यहाँ पर ले आते हैं अपना स्टॉप लॉस। ठीक है ना, इस एरिया को हमने टारगेट करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया इस जगह के ऊपर। ये झटका दिया इसने आपको। ठीक है ना, अब आप ये देखिए कि ये जो इसने ये झटका दिया है आपको, ये झटका क्यों दिया है। इसने झटका सिर्फ इसलिए दिया है कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने इस स्विंग पॉइंट को देख के हमारे हवाले से, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्रेसिव तरीका बताया था, उन्होंने यहाँ पे अगर बाय की होगी, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस नीचे रखा होगा। क्यों नीचे रखा होगा, कि यही चीज हम लोगों को सिखाते आए हैं यहाँ पर। अगर आप जाए ना इसके अंदर, तो ये देखिए ना, यही चीज तो हमने बताई थी ना कि एंट्री आपकी यहाँ होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो लोगों ने इसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, उन स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट फिर आपकी ऊपर गई है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये ऊपर गई है आपकी, और आपका थोड़ी देर में आपका वो जो है कि टेक प्रॉफिट हिट कर लेगा, और कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। हो सकता है कि मार्केट इसके बाद मजीद ऊपर जाए। ठीक है ना, ये आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गई है, सही है। और मार्केट आपकी जो है कि मजीद आपकी ऊपर जा रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे निकल आए हैं। तो आप लोगों ने एक चीज देखी कि मार्केट किस तरीके से जो है ना कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर जो है ना कि वो मूव करती है, सही है ना। तो ये जो चीज जो थी ना, मैं असल में इस चीज को मैं बताना चाह रहा था कि आप ये जो एरिया जो है ना, यहाँ पे अब आप वॉल्यूम देखिए इस जगह के ऊपर, और इस जगह के ऊपर वॉल्यूम देखिए आप। ठीक है ना, ये वाला वॉल्यूम है, और ये स्प्रिंग का वॉल्यूम जो है कि ये वाला है। ठीक है ना। अच्छा, जो भी आपका इस एक्यूमुलेशन के अंदर लो पॉइंट बनेगा ना, उसका वॉल्यूम की टेस्टिंग लाजमन होगी। इसका वॉल्यूम अगर आप देखें इतना हाई है, इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, ये एक इसने बार बनाया है, इस बार का वॉल्यूम जो है ना कि इसके मुकाबले में कम है। ये हमारी टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं टेस्टिंग बार। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ये इसका जो वॉल्यूम जो है ना, तो इसके वॉल्यूम को आप अंदाजा लगाएंगे इससे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक अदद लाइन खींचूं, और इसके बाद में इसका वॉल्यूम देखूं, तो देखिए कि ये वाला वॉल्यूम इसके मुकाबले में कम है। तो ये एक इंडिकेशन होती है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, कि मार्केट यहां से रिवर्स लेगी। इस चीज को हम कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा आपका जो है ना कि ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है कि जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई, हमने पहले उसका वॉल्यूम देखा, फिर दोबारा वॉल्यूम देखा, फिर तीसरी बार वॉल्यूम देखा, और जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे हमें ड्राई आउट होने की इंडिकेशन मिली है, हमने मार्केट के अंदर एंट्री ले ली है।
अच्छा, अब अगर आपको इसका वॉल्यूम भी अगर आपको ज्यादा लगता है ना, तो आप जो है ना कि फिर और देखिए कि वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, आपका वॉल्यूम कम यहाँ पर आ रहा है। ऊपर जाके इसने दोबारा एक आपको यहाँ पे रीटेस्ट किया है लो वॉल्यूम के ऊपर, फिर मार्केट आपकी ऊपर गई है। तो ये वॉल्यूम अगर आप देखें तो इसके हवाले से आपको जो है ना कि बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके जो है ना कि आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि हमने मार्केट की यहाँ से अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और उसके बाद फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, यहाँ तक आई है, आपकी $200 तक, $200 तक आई है, 198। उसके बाद अब आप ये देखिए कि ये जो वॉल्यूम आपका जो है इस जगह के ऊपर, यहाँ से ऊपर जाती हुई मूव के अंदर यहाँ से उठाइए और इस एरिया के अंदर अब आप आइए। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाले बार का वॉल्यूम या ये वाले बार का वॉल्यूम? ठीक है ना, इस वाले बार का अगर आप वॉल्यूम देखें तो ये सबसे ज्यादा है ना। तो और उसके मुकाबले में आप इस वाले वॉल्यूम को देखिए, इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मार्केट को ऊपर पुश किया जा रहा है, लोगों को यहाँ पे लालच दी जा रही है। उसके बाद फिर प्राइसेस आपके नीचे आई है। अब आप ये वाला आखिरी वॉल्यूम देख लीजिए, ठीक है ना, इस वाले बार का साइज आप देखिए और इसके मुकाबले में इस वाले बार को देखिए आप, या कम से कम सेकंड बार को ही देख लीजिए, इस बार को ही देख लीजिए। तो आप इन बार्स को देखिए, इनका वॉल्यूम देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, यहाँ एकदम से वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है। ये आपको इस बात को बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है आपकी। ये वाला बार आप देखिए, इस बार का साइज देखें, इतना बड़ा बार का साइज है, इसके मुकाबले में बार का साइज जो है कि ये छोटा है, वॉल्यूम इसका जो है कि इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट को यहाँ से कोई ना कोई जो है कि टैप कर रहा है, कोई इसको ऊपर जाने से रोक रहा है। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जो प्रीवियसली जो आपका जो है कि रेजिस्टेंस का एरिया है वहां पे आई है। तो जब हम वॉल्यूम की हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देखते हैं तो हम यहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं। अगर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी थी, यहाँ पे बार का साइज भी होना चाहिए, जो कि नहीं था। तो मैं जो है कि अक्सर जो है कि इस जगह पे निकल आता हूँ मैं। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ क्या था, ये डेली, ये जो है ना ये वीकली का टाइम फ्रेम है ना। इसके बाद ये वीक 1, वीक 2 और वीक 3, मार्केट फिर जो है पिछले 3 वीक से नीचे आ रही है। ठीक है, इसने जो है कि $200 तक, डॉलर तक नहीं गई है, यहाँ तक आई है। डेली टाइम फ्रेम में अब अगर आप आके देख रहे हैं ना इस एरिया को, तो आपको कुछ चीजें और क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाएगी। तो हमने वीकली रखा है ना ये, तो इसको मैंने मार्क किया है। और आप आ जाइए डेली के अंदर, ये देखिए, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है, यहाँ पर है। ये बार का साइज क्या कह रहा है आपको, इतने बड़े वॉल्यूम के ऊपर जो है कि बार का साइज कुछ है ही नहीं। ये वाला बार देखें, इसका वॉल्यूम कम है, इसका बार का साइज बेहतर, थोड़ा सा जो है कि वाइड है। ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यहाँ स्विंग पॉइंट भी बन चुका है। ये इतनी क्लियर इंडिकेशन है हमारे सामने कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई ऊपर से प्ले अराउंड कर रहा है, एंड दे वांट टू एक्चुअली, वो अपनी जो चीजें उन्होंने बाय की वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वो जगह थी जहां से मैंने तकरीबन जो है कि समझ लें कि इस वाले बार पे तो मैं एग्जिट नहीं कर पाया था, लेकिन मेरी एग्जिट जो है कि इस वाले बार पे हो गई थी, यानी कि 20 दिसंबर को मैं मार्केट से निकल आया था 196 के ऊपर। ठीक है, ये एप्पल के मेरे पास थे कोई अच्छे खासे स्टॉक, मैंने ये बाय किए थे 130, नहीं 1, कितने पे बाय किए थे, 160 या 165 पे बाय किए थे मैंने। और उसके बाद मैं इस जगह पे 20 तारीख के आसपास जो है कि निकल आया था। मुझे अफसोस भी हुआ था कि मैं इस चीज़ को मैंने देखा भी था, लेकिन मैं नहीं निकला था, क्योंकि मैं थोड़ा शायद वो बिजी था किसी जगह पे, तो वो नहीं निकल पाया था। लेकिन ये जो है ना, फिर जब ये आया, पहला बार आया, मैं निकल आया था ये। यहाँ पे एक और चीज़ बन रही है, आपका इनगोल्फिंग पैटर्न भी बन रहा है ना ये। तो इस जगह पे निकलने के बाद ये देखें, और आज की प्राइस आपकी कहाँ है। तो मेरी जो एग्जिट हुई थी 194 के ऊपर हुई थी कोई शायद, हाँ 190, हाँ ये 194 के आसपास हुई थी, 194.50 के आसपास। और आज 184 चल रही है, यानी कि $10 मजीद मार्केट जो है कि नीचे आई है। अगर तो जो है कि मैं इंतजार करता इस होप के अंदर कि नहीं यार ये दोबारा यहाँ से रिवर्स करके मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट में होता, क्योंकि मेरी बाई जो है कि 164 इसके आसपास है। लेकिन मैंने ये $10 यहाँ पे बचा लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस जगह के ऊपर रिवर्सल का वेट करूंगा, और यहां से मैं दोबारा लॉन्ग की एंट्री ले लूंगा। तो अब आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा अब आप इस तरीके से समझिए कि अगर मेरी बाइंग इसके अंदर 165 की थी, 100 शेयर मैंने बाई किए,
ठीक है ना, मेरे $16,500 की इन्वेस्टमेंट थी। और उसके बाद जो है कि अगर मैं मार्केट को यहाँ पे सेल ना करूँ, मैं को नहीं यार मैं तो 200 से ऊपर ही सेल करूंगा, तो इस वक्त जो मार्केट की जो पोजीशन होती, मैं ये $10 लूज कर चुका होता, ठीक है ना। लेकिन मैंने सेल कितने पे किया, 194 पे किया मैंने सेल, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि 100 मल्टीप्लाई बाय 194, ठीक है। और ये जो थी प्राइसेस 1,65,000, 16,500, तो मैंने $2,900 इसके ऊपर प्रॉफिट बनाया। अब मुझे ये बताइए कि अब मैं दोबारा यहाँ पे 184 पे अगर मैं बाई करूंगा, तो मेरी बाइंग पावर कितनी है यहाँ पे। अब मेरी बाइंग पावर जो हो गई है 19,400 हो गई है, वहां पे मेरी बाइंग पावर थी 16,500। यहां पर मैं अब जो है कि 184 पे अगर मैं बाय करना चाहूं आज की तारीख में 184 के हिसाब से, तो मैं कितने शेयर बाय करूंगा, मैं 5 शेयर और बाय कर लूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मैं वेट करता रहता तो मेरी बाइंग पावर जो है कि मैं 5 शेयर मेरे पास नहीं होते एडिशनल। तो इस तरीके से जो है कि चीजों को देखा जाता है। पोजीशन को लंबे अरसे तक होल्ड करने का कोई भी जो है कि वो फायदा नहीं होता इसके अंदर, समझ रहे। तो हमेशा जो है कि आप जो है ना कि ये देखिए कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, मार्केट फिर ऊपर आएगी या भाई आएगी, हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे, उसके अंदर क्या है, एंट्री के अंदर क्या है, कमीशन थोड़ा सा लग जाएगा, आपका प्रॉफिट तो लूज नहीं होगा ना इसके अंदर। तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के अंदर आप लोग देखिए, वॉल्यूम को देखिए, और आप जो है कि बार का साइज देखिए। अगर जहां पे भी आपको इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी नजर आए, वहां पे आप समझ जाइए कि मार्केट के अंदर जो है कि मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, किसी ने सवाल किया है कि फॉरेक्स का वॉल्यूम हम कैसे देखेंगे। तो जनाब, फॉरेक्स के वॉल्यूम को मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि वॉल्यूम फॉरेक्स का जो है कि वो रिलायबल नहीं होता। मैं फॉरेक्स के वॉल्यूम की बजाय फॉरेक्स का जो आपका जो है ना कि बार के जो साइज है, मैं वहीं से मार्केट की मैनिपुलेशन का अंदाजा लगा लेता हूँ, ठीक है। और वो किस तरीके से है कि हमने जो है कि दो चीजें बताई थी, नैरो रेंज बार और वाइड रेंज बार। वाइड रेंज बार के अंदर हमारा इंटरेस्ट जो है कि पावर कैंडल के अंदर होता है, कि पावर कैंडल इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी को जो है कि वो बताता है हमें। अगर नैरो रेंज कैंडल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स फाइन, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देख रहे, मैं इसी जगह पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बगैर वॉल्यूम को इसके आप जो है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट किस तरीके से देखेंगे। अच्छा, ये वाली जो दो बार है ना आपकी, जैसे ये एक बड़ी सी बार आपकी आई है यहाँ पर, ठीक है, ये क्लियर कट हमें बता रही है कि ये आपकी बार जो है पावर कैंडल है। इसके बाद वाली बार का साइज आप देखिए छोटा है, ठीक है ना। ये जो बार जो है, सेकंड वाला बार जो है, अगर जो है कि मार्केट, ये प्रीवियस बार अगर ये इतनी स्ट्रांग थी वाकई में, और यहाँ पे इतनी सप्लाई थी, तो इस वाले बार को मजीद नीचे जाना चाहिए था। इसकी क्लोजिंग तो नीचे हो गई है, ठीक है, वो मानते हैं हम। लेकिन आप ये देखें ना कि फौरी बाद इतना छोटे बार का मतलब ये हो गया कि यहाँ से मार्केट के अंदर सेलर्स जो है कि गायब हुए हैं, और बायर्स यहाँ से इंटर हुए हैं, जो कि मार्केट को मजीद नीचे जाने से रोक रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इस जगह के ऊपर किसी न किसी ने अपनी पोजीशनें होल्ड की हुई हैं, यहाँ से इन्होंने बाय किया हुआ है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मार्केट को मजीद नीचे नहीं लेके जाने दे रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर मार्केट आपके ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे आई है। अब ये जो नीचे आई है ना मार्केट, आप ये देखिए कि इस वाले, ये पावर कैंडल है आपकी, ये आपकी जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, पावर कैंडल नहीं है, नैरो है, लेकिन कैंडल आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो इतनी बड़ी जो कैंडल आपके पास आ गई है, जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, ये है, तो यहाँ से आपको आइडिया होता है कि यहाँ से आपकी ये करेक्शन है, जो कि इंस्टीट्यूशन जो है कि यहाँ पर जो है कि लोगों को ट्रैप करना चाह रहे हैं। फिर आप देखिए कि ये आपके पास ये एक अदद स्प्रिंग आ गई है, स्प्रिंग ने जो है कि प्रीवियस जो है कि उसको ब्रेक किया है आपको। ये क्लियर कट बता रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ से आपकी जो है कि इस जगह से जो कि आपकी बाइंग आई है, तभी तो जो है कि इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। तो इनको फॉरेक्स के अंदर जो है ना कि आपको बार 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 प्रीवियस बार को देखते हुए कंपेयर करके देखना पड़ता है। अच्छा, ये जो है कि हमारा जो था, जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की हम जो बात कर रहे थे, ये वाली चीज है ना, ये हमने बात बताई थी। कॉज वर्सेस इफेक्ट को जो है ना कि मैं आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि की प्राइस एक्शन जो है कि वाइकॉफ के क्या है।
की प्राइस एक्शन वाइकॉफ के जो है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन है, टेस्टिंग ऑफ द सप्लाई है, टेस्टिंग द डिमांड है, स्प्रिंग और अपथ्रस्ट। इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी मैं नहीं करता हूँ। लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई है, चेंज ऑफ द कैरेक्टर, क्रीक, अक्यूमुलेशन, ये और वो। मैं कहता हूँ इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो फॉर्मेशन जो आपकी बन रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। इनके ये जब आपकी बनती है तो यहाँ से आपको मार्केट के रिवर्सल का अंदाजा होता है। उसके बाद आपने सिर्फ जो है ना कि इन दो के जरिए इनकी कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है। तो आइए अब हम इन चीजों को देखना शुरू करते हैं कि क्लाइमेक्टिक एक्शन क्या है और टेस्टिंग की सप्लाई वगैरह क्या है। अभी थोड़ी देर पहले इसी वाली जगह के ऊपर हम आ जाते हैं कि ये देखिए कि आपका जो है ना कि एक मिनट में इसके अंदर एक जगह बन जाएगी, नजर आ जाएगी हमें, क्लाइमेक्टिक एक्शन। हाँ, ये देखिए इस जगह के ऊपर हम आते हैं, ठीक है ना। मार्केट आपकी यहाँ से नीचे आने शुरू हुई है। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले इस वाली बार के ऊपर जो है ना, ये मैं रिप्ले लगा देता हूँ। ठीक है, इस वाली बार के ऊपर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मार्केट नीचे आई है, मेरे नज़दीक ये जो है ना कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत बड़ी बार है ना, रिलेटिवली पिछली बार के मुकाबले में। क्या ये एक बड़ी बार है? ये वाली बार इससे भी बड़ी है। तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना। क्लाइमेक्टिक एक्शन के लिए जरूरी है कि बार का साइज जो है कि वो वाइड रेंज बार हो। और अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है ना, कि बार का साइज बड़ा हो और वो एक जगह पर आने के बाद जो है ना कि प्राइसेस को रोक दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उसके बाद वाली बार उस जगह के ऊपर आके प्राइसेस को नहीं रोकती है तो फिर आप, वो आपकी फिर क्लाइमेक्टिक बार नहीं। जो आखिरी जो बार आपकी होती है ना, जो नीचे आते हुए ट्रेंड को जो है कि वो रोक दे, या ऊपर जाते हुए ट्रेंड को रोक दे, उसे हम क्लाइमेक्टिक बार कहेंगे। ठीक है। वो आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और हर हर बार के ऊपर आपको ये सस्पिशियस होगी कि यार ये चीज हो सकती है। जैसे ये ट्रेंड आपका यहाँ से चला है ना, मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, ये क्लाइमेक्टिक बार है। ठीक है जी, क्लाइमेक्टिक एक्शन ये बार बनी, मैंने यहाँ पे खट से अपनी लाइन लगा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि मार्केट दोबारा जो है कि वो नीचे आ गई। ठीक है। ठीक है, मैं इसको स्प्रिंग भी समझ सकता हूँ। मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो अभी तक यहाँ से जो मार्केट जो नीचे आई, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी क्लाइमेक्टिक बार है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप मैं इसको मैं कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि इसके बाद मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अभी तक मार्केट का जो है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अब दोबारा अभी इसको हम देखते हैं कि ये कैसे जा रही है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्लाइमेक्टिक आपकी जो बार आपने यहाँ पे बनाई थी, उसने इसको जो है कि इनवैलिडेट कर दिया है। सही है। और अब जो है कि मार्केट, इसका मतलब है कि यहाँ से जो चली थी, थोड़ा सा इसने एक्यूमुलेशन बनाया। इसका मतलब है कि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर दोबारा मार्केट आपके नीचे आने लगी है। अब आप ये देखिए कि दोबारा नीचे आ गए। क्या मैं इस वाले बार को क्लाइमेक्टिक बार कह सकता हूँ? क्योंकि इसने ऊपर से आते हुए ट्रेंड को रोका है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं इसको क्लाइमेक्टिक बार। क्लाइमेक्टिक बार असल में आपकी इस जगह के ऊपर बनी है। उसकी रीजन ये है कि ये वाली जो है कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी थी आपकी, क्योंकि इसकी रीजन ये कि बार बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी यहाँ पर आई है। तो ये आप, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस जगह के ऊपर आके आपका ट्रेंड रुका है, उसको हम जो है कि मार्क कर लेते हैं। इसको आप चाहें तो क्लाइमेक्टिक एक्शन कहें, क्लाइमेक्टिक बार कहें, जो दिल चाहे आप इसका कीजिए। आप इसको चाहें तो डिमांड जोन कह लीजिए। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असल जो चीज जो देखनी है कि ये जो आखिरी बार है जिसने इस नीचे आते हुए ट्रेंड को रोका है अब तक। ठीक है। और आप देखिए कि जिस बार को रोका था, मार्केट उसी जगह के ऊपर रजिस्ट कर रही है। ठीक है ना। जब तक इसको ये बॉडी से ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, हम इसी को सपना अपना क्लाइमेक्टिक बार जो है कि समझते रहेंगे। ठीक है, अब जो है कि हमने चेंज कर ली डायरेक्शन अपनी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो है कि ये बन गई क्लाइमेक्टिक बार। क्यों? कि इसने बॉडी से ब्रेक कर दिया है इसको। ये देखिए फिर वही चीज आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, ये बड़ी बार है, इसके मुकाबले में ये आपकी ये टेस्टिंग हुई है, छोटी सी छोटी बार है यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम भी देख ले, वॉल्यूम भी आपको रिलेटिवली कम नजर आएगा। इस वाले बार का वॉल्यूम अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, और इसके मुकाबले में ये वाला वॉल्यूम देख लीजिए। वैसे मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं वॉल्यूम पे जाता नहीं हूँ, लेकिन जो है कि अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो फिर आप जो है कि वॉल्यूम देखिए किसी ऐसे ब्रोकर के पास, जैसे एफएक्सीएम हो गया या कोई बड़ा ब्रोकर हो गया, वहां पर। और वॉल्यूम का जो है कि मेरा अपना एक इंडिकेटर मैंने बहुत पहले बनाया था, पता नहीं यहाँ मौजूद है कि नहीं है, मैं देखता हूँ।
वॉल्यूम 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 क्राउन ड्रॉप वॉल्यूम, नहीं मेरे पास वो यहाँ पे नहीं है ना, तो ठीक है इसको बंद कर देते हैं। पता नहीं क्या है ये। अच्छा, तो अब आप ये देखिए कि मार्केट फिर जो है कि आपकी जो है कि नीचे आ रही है। ये इसने जो है कि इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अगर आप इस वाले बार को देखें तो ये आपका स्प्रिंग कहला सकता है ना ये। जब मार्केट यहाँ पे पहुंच गई तब आपको पता चला ये आपका स्प्रिंग है। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग की आप टेस्टिंग का वेट करेंगे। टेस्टिंग जो है कि ये वाली आपकी आ गई, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट आपके ऊपर गई। अच्छा, ये आपके क्लाइमेटिक बार का आपको समझ में आ गया कि जो बार आपके प्री प्राइस एक्शन को रोक दे नीचे आते हुए कोई या ऊपर जाते हुए, उसे हम क्लाइमेटिक एक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पे मैं जा रहा हूँ, मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर नहीं कर रहा। अब अगली चीज हम देखते हैं कि स्प्रिंग क्या कहते हैं ना, स्प्रिंग किसे कहते हैं। कि स्प्रिंग आप समझ जाएंगे तो सप्लाई वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो आपका जिस बार को आपने क्लाइमेटिक एक्शन के तौर के ऊपर मार्क किया था, चाहे आप उसकी पूरी बॉडी उठा लें, या चाहे आप उसकी पूरी रेंज उठा लें, या चाहें तो आप जो है कि हाई लो विथ जैसे चाहे आप इसको करें, जब प्राइस आपकी उसको जो है कि ब्रेक करके दोबारा ऊपर की तरफ आपको क्लोजिंग दे देना, तो ये कहलाती है आपकी स्प्रिंग। ठीक है, जैसे ये बनी है ना, ये इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। ये कि प्राइसेस जो है कि इस वाले बार के ऊपर क्या हुई है कि आके इसने इसके लो को ब्रेक किया है, लेकिन फौरी तौर पे ये ऊपर चली गई है, तो ये कहलाती है स्प्रिंग। इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है कि इन्होंने जिन जिन लोगों के पेंडिंग ऑर्डर नीचे पड़े हुए थे इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ इसने अपनी जो है कि वो चीज जो है कि निकाल ली है। अब स्प्रिंग जो है ना, कि ऊपर जाती हुई मार्केट में बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। सही है। अक्सर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्यूमुलेशन के पास जब आपको स्प्रिंग मिलेगी ना, तो वहां पे इस बात के ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस स्प्रिंग की भी टेस्टिंग आपको करनी पड़ जाए। लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो ये स्प्रिंग आपको जो है ना, ये बड़ी आसानी से जो है ना कि ट्रेंड की डायरेक्शन का बता सकता है। स्प्रिंग अप डायरेक्शन में कैसे बताएगा, देखिए ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है। ये जो जगह जो है ना कि यहाँ पर अगर आपको स्प्रिंग मिलती है, तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि ये एक आपको यहाँ पे भी स्प्रिंग मिली थी, लेकिन ये जो है कि इसने जो है कि प्रीवियस उसको जो है कि क्लोज किया था, यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है। अच्छा, अभी जो है कि हम ये देखते हैं कि जब ये मार्केट ऊपर गई है, ये नीचे आई है, तो ये एक तरह की जो है कि स्प्रिंग आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस वाला जो बार जो था ना, वो नीचे क्लोज हो गया था, इसलिए मैं इसको स्प्रिंग नहीं कहूंगा, इसको सिर्फ टेस्टिंग कहूंगा, ठीक है। तो आपको मैं अप ट्रेंडिंग जो मार्केट है ना, उसमें मैं आपको स्प्रिंग कहीं यहाँ ढूंढ के दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बार, ये नीचे इसने पंक्चर किया, ये ऊपर गई। उसके बाद ये मार्केट आपकी ऊपर आई है, नीचे आई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है कि कोई स्प्रिंग नहीं बनी। इस जगह के ऊपर आपकी एक तरह की स्प्रिंग बनी है ना, ये वाली जो बार जो बनी है, ये स्प्रिंग बनी है कि इसने जो है कि ये ऊपर गई है, नीचे आई है, लो, लोअर लो, हायर लो, और ये जो लोअर लो को जो इसने ब्रेक किया है ना बॉडी से, इसको हम स्प्रिंग कह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लोअर लो को इसने बॉडी से ब्रेक की, सॉरी, लोअर लो को इसने जो विक से ब्रेक किया है ना, ये देखें, एक मिनट, ये आपकी मार्केट का लो है, लोअर लो है, हायर लो अगर आप कहें तो। लेकिन ये वो वाला स्विंग पॉइंट नहीं बना रहा, क्योंकि इसका लो जो है ना, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल के लो को बॉडी से ब्रेक नहीं किया है, बल्कि विक से ब्रेक किया है, ठीक है ना। जब इसने विक से जब ये ब्रेक करता है ना, तो इसको हम स्विंग पॉइंट तस्वुर कर सकते हैं स्प्रिंग के तौर के ऊपर। ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है ना। और उसके बाद अब आप देखिए कि बाकी इसके बाद वाली जो बार है, उन्होंने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये एक हमारी स्प्रिंग है। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, देखिए इस जगह के ऊपर भी आपका जो है कि ये ऊपर मार्केट गई है, नीचे आई है, ये जो आपका लो है इसको ब्रेक किया है इसने, और फिर ये मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट आपको, स्प्रिंग आपको उन जगहों पे जब जो करेक्टिव मोड के अंदर बनते हुए नजर आएंगे, वहां से आपको स्ट्रांगली जो है ना कि वो चीजें मिलेंगी जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ये तो मैं स्प्रिंग्स को
अक्यूमुलेशन से ज्यादा मैं इसको जो है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में तलाश करता हूँ, क्योंकि उसका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट मैं थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर दूं, रिपीट करके। इस जगह के ऊपर, ठीक है ना, ये आपका जो स्विंग पॉइंट बना था ये वाला, इसके अंदर और स्प्रिंग में फर्क किया, इसके और स्प्रिंग के अंदर जो फर्क है बुनियादी तौर पे, वो सिर्फ इतना फर्क है कि अगर आपका ये प्रीवियस लो जो है इसकी कैंडल या इसकी लो जो है वो बॉडी से जो है कि ना हो खत्म, जैसे ये मैं इसको लेके गया, अगर ये ऐसे खत्म हो, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग आपकी अपर हाफ के अंदर हुई हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है। और अगर जो है कि 1/3 के अंदर हुई हो, तो भी जो है कि आपकी ये स्प्रिंग कहला सकती है। डिपेंड करता है कि विक का साइज कितना बड़ा है। अगर ये विक का साइज ज्यादा बड़ा है तो फिर जो है कि आपका कहलाएगी, तो ये आपकी स्प्रिंग कहलाती है। अगर जो है कि इस चीज को मैं ऐसे लूं कि ये बॉडी से क्लोज हुई है, तो ये मेरा स्विंग पॉइंट है। दोनों सूरतों में आपको वहां से एंट्री मिलती है, लेकिन दूसरी सूरत के अंदर इस चीज को हम स्प्रिंग तस्वुर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्प्रिंग के अंदर बहुत से लोगों की कंडीशन जो जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है कि बॉडी के, सॉरी, विक के जो है, सॉरी, एक कैंडल की रेंज के ऊपर वाले पार्ट में होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अगर मीट करते हैं तो वेल एंड डन, लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी आपको वहां से एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर अगर अब आप देखें तो ये आपका स्विंग हाई बना था, लेकिन यहाँ पे तो खैर इसने बॉडी से जो है कि वो ब्रेक कर दिया, तो ये स्प्रिंग पॉइंट नहीं, ये वाला देखिए, ये एक बेहतरीन स्प्रिंग है ना आपका, कि ये आपका जो है कि लो प्रीवियस लो था, मार्केट नीचे आई है, इसको ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया है, ठीक। तो ये स्प्रिंग को हमने कवर किया। अब हम आ जाते हैं अपथ्रस्ट के ऊपर। अपथ्रस्ट जो है कि स्प्रिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। जो आपका नीचे बनता है सपोर्ट के ऊपर, वो आपका जो है कि ऊपर जब बनेगा तो आपका अपथ्रस्ट कहलाएगा। अब आप जैसे ये देखिए कि ये इस जगह ने प्रीवियस कैंडल के हाई को जो है ब्रेक कर दिया, ये एक हमारा, हम इसको अपथ्रस्ट कह सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जब वो नीचे आ रही है। लेकिन अगर आपकी जो है ना कि अक्यूमुलेशन मार्केट हो, या सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो मार्केट की, तो हम अक्सर उसकी टेस्टिंग करते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, गोल्ड के अंदर ये चीज नजर आएगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि मार्केट आपके यहाँ पे ऊपर जा रही है, मेरा आखिरी कैंडल कौन सा है मार्केट के अंदर, ये वाला है। इसको जो है कि इसने जो है कि ब्रेक किया, तो मैं कंसीडर करूंगा कि ये अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट की डेफिनेशन जो है कि बड़ी सिंपल है, कि इसकी क्लोजिंग जो है ना कि वो प्रीवियस जो आपकी जो है ना कि उसके नीचे होनी चाहिए, प्रीवियस हाई के नीचे होनी चाहिए, इसके नीचे होनी चाहिए, इस कैंडल के अंदर होनी चाहिए। तो ये एक तरह से आपका, हम इसको इस अपथ्रस्ट जो है कि तस्वुर कर सकते हैं ये। और इस अपथ्रस्ट के बाद फिर मार्केट नीचे आई, तो जैसे ये वाली है ना, ये वाली आपकी, इसको देख लीजिए, ये आपकी एक तरह की अपथ्रस्ट कहला सकती है। अच्छा, इसको अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाए ना, यहाँ मुझे नजर आए थे काफी बनते हुए, उसको हम देखते हैं। कहाँ गया ये वाला, हाँ, ये ऊपर जो है ना। अब आप ये देखिए, गोल्ड में चले जाते हैं, गोल्ड में मौजूद है ना इसकी एग्जाम्पल, बल्कि ये एप्पल में भी है। देखिए ये एप्पल में, ये आपका प्रीवियस लो था, इसको इसने खड़ाक से ब्रेक किया, नीचे आया ना, ये आपका यहाँ पे स्प्रिंग मौजूद है, ठीक है ना। इसी तरह आप इस जगह के ऊपर आ जाइए, ये हल्का सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये आपका स्प्रिंग, सॉरी, अपथ्रस्ट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम सपोर्ट के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास जब पहुंचते हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन की टेस्टिंग हम देखते हैं अपथ्रस्ट से और नो डिमांड बार से, जिसकी तरफ अब हम थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपकी थोड़ी देर में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बनने वाली है इसी की बेस के ऊपर। गोल्ड, सही है, नजर आई है आपको मार्केट। ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है आपकी, ये आखिरी पॉइंट था। उसके बाद मार्केट आपकी अक्यूमुलेशन में आई है। यहाँ पे इसने आपको एक अदद स्प्रिंग दिया है, ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की है, नहीं हो रही। अब मार्केट जो है कि नीचे की तरफ आने के चांसेस है। अच्छा, ये देखें, ये विक्स जो है ना, कुछ विक्स जो है कि बड़ी इसलिए होती है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई होती है।
वहां पे बायर्स और सप्लायर्स जो है ना कि बेसिकली फाइट हो रही होती है ना, ये कि अगर इंस्टीट्यूशन वाकई में उस जगह के ऊपर इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो वो तो प्राइसेस को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में कोई वहाँ दूसरे इंस्टीट्यूशन भी आ गए थे और वो प्राइसेस को नीचे लेकर आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो है कि जो अप एंड डाउन होता है, तो उसके मुकाबले में प्राइसेस आपकी जो है कि नीचे आ जाती है। तो वो जो ये बेसिकली प्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम है ना, तो इसी एक वीक के अंदर जो भी स्ट्रगल हुई है बायर्स और सेलर के दरमियान या सप्लाई और डिमांड के अंदर, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो विक्स जो है कि ऊपर से जब अगर ये ऊपर की तरफ विक बढ़ी हो तो इसका मतलब है कि सेलर्स का प्रेशर है, अगर नीचे से अगर विक बढ़ी हो तो इसका मतलब है बायर्स का प्रेशर है। ठीक है। अच्छा, अब जो है कि दो चीजें रह गई है, और उसके बाद जो है कि हम जो ये करते हैं कि इसके बाद हमने जो है ना कि इसके पैटर्न्स वगैरह भी पढ़ने हैं। तो अगर हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और 9:15 पे दोबारा हम आएंगे और इसको आज जो है ना कि हम कवर कर लेंगे। मैं मीटिंग जो है कि पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। अच्छा, एक उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग भी यूज करते हैं ना पाकिस्तान में, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि डाटा फीड जो है ना कि वो इस वक्त काम नहीं कर रही। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो है ना कि मैं आपको बताता हूँ क्या मुसीब वो वजह है कि जैसे अगर आप यहाँ पे जाए ना EPCL, तो आप देखिए कि यहाँ पे डाटा एरर आ रहा है कि नो रियल टाइम डाटा इशू इज ऑन द डाटा वेंडर एंड दे आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई हुई है इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पे PSX के लिए। अच्छा, चलिए अब हम आगे चलते हैं कि अब थ्रस्ट और स्प्रिंग मैंने बहुत ही ब्रीफली बता दिया। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस पे एक अदद जो है ना कि आर्टिकल लिख के ना वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, तो वो थोड़ी सी जो है ना कि उसमें आ जाएगी, क्या कहते हैं, एक तरह की फॉर्म प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगी चीज। अच्छा, अब हम आते हैं कि डिमांड डिमांड टेस्टिंग और सप्लाई टेस्टिंग क्या है। देखिए, डिमांड टेस्टिंग और सप्लाई टेस्टिंग बड़ी सिंपल है कि जब भी आपकी जो प्रीवियस जो है कि मूव आई हुई होती है जिसने आपके प्राइस को रोका हुआ होता है ना, जैसे ये वाली है, इसी पे मैं आ रहा हूँ, और इसका वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके मुकाबले में कोई ऐसी बार आ जाती है नीचे की तरफ जैसे ये वाली है। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम पिछले 2 बार के मुकाबले में कम है और इसके बार का साइज भी छोटा है। तो ये बेसिकली इसकी टेस्टिंग है। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं सप्लाई टेस्टिंग। सप्लाई टेस्टिंग हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मजीद सप्लाई होती तो ये वाली बार नीचे होती, लेकिन यहाँ मजीद सप्लाई नहीं है, इसकी टेस्टिंग नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे बार का साइज भी छोटा है और वॉल्यूम भी पिछले 2 बार के मुकाबले में कम है। इसके बाद प्राइस फिर आपकी ऊपर गई है। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा नीचे आई है। तो जब आप ये देखें कि आपको याद है कि मैंने एक चीज बताई थी कि मार्केट जब आपकी नीचे आती है तो अक्यूमुलेशन के अंदर वो पहले आपको जो है ना कि पहली जो चीज जो आपको अक्यूमुलेशन के अंदर देती है वो स्टॉपिंग वॉल्यूम देती है या ट्रेंड की स्टॉपिंग देती है। उसके बाद मार्केट एक ऑटोमेटिक रैली के अंदर ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है। तो ये जो नीचे जो आती है ना दोबारा टेस्टिंग करती है इसकी, जो जिसने ट्रेंड को रोका होता है, उसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी टेस्टिंग या टेस्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन। और ये टेस्टिंग इस बात की कंफर्मेशन है कि ट्रेंड आपका जो है कि नीचे आने से रुक गया है, आपका यहाँ से कैरेक्टर चेंज हो गया है, मार्केट अब जो है ना कि सेकंड फेज के अंदर आ गई है। वो सेकंड फेज क्या है कि डाउन ट्रेंड के बाद से वो साइडवे मार्केट के अंदर आ गई है। ये चीज जो है ना ये इसकी टेस्टिंग है। इसी तरह जब मार्केट साइडवे जोन से दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर में आएगी, जब ऊपर जाएगी, तो फिर वहां पे एक अदद और टेस्टिंग होगी। वहां पे स्प्रिंग होगी, आपकी स्प्रिंग की टेस्टिंग होगी। जैसे देखें, ये अगर आप इसको चाहें तो आप इसको स्प्रिंग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो मैं फिर जो है कि इसकी टेस्टिंग देखूंगा। इसकी टेस्टिंग कहाँ मुझे मिली? इसकी टेस्टिंग मुझे यहाँ पे मिले, पिछले 2 बार के मुकाबले में कम है, और ये जो है कि आपका उसी जोन के अंदर है, तो ये मेरी टेस्टिंग है। यहाँ से फिर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं मार्केट को। ठीक है ना, तो आप ये देखिए कि सप्लाई की टेस्टिंग हमेशा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, वो दो दो ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। वो ये होती है कि इसकी क्लोजिंग जो होती है ना बार की, इज बिलो
द प्रीवियस बार्स लो, ठीक है ना, या प्रीवियस बार की क्लोजिंग से नीचे होती है। यानी कि अगर पिछला बार आपका बेयरिश है या बुलिश है जो भी है, तो इसकी क्लोजिंग आपकी जो ना से नीचे होगी। दूसरी चीज ये कि वॉल्यूम इज लेस देन प्रीवियस टू बार्स, ठीक है। बार का साइज जो है रिलेटिवली नैरो, और इसको कहेंगे कि हाँ नैरो ही कर ले, नैरो और स्मॉल जो है ना देन प्रीवियस टू बार्स। बस ये इसकी कंडीशन है आपकी जो है ना कि स्प्रिंग उसकी टेस्टिंग जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं सप्लाई टेस्टिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सप्लाई टेस्टिंग हमेशा आपकी जो है कि सपोर्ट के पास होगी तब आपको मिलेगी, वरना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ पर अगर आपको एक स्विंग लो मिलता है, जैसे ये ऊपर गई है ये नीचे आई है, तो इस जगह के ऊपर ये जो नीचे बनते हुए बार आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो नीचे आ रहे हैं, कि ये मार्केट ऊपर गई है फिर ये नीचे आई है, तो ये आप ये देखिए कि रिलेटिवली जो आपका जो आखिरी बार होगा ना, तो उसके आसपास आपको जो है कि टेस्टिंग बार भी मिल सकता है। वो टेस्टिंग किसकी कर रहा है, कि टेस्टिंग उसी की कर रहा है कि जो नीचे जो मूव आया है वहां से सप्लाई खत्म हो रही है, उसकी टेस्टिंग कर रहा है। जैसे ये वाला जो बार जो है, इसका वॉल्यूम जो है कि अगर देखें तो ज्यादा है, लेकिन बार का साइज जो है कि आपका कम है। ये वाला बार ना, ये वाला, तो एक और दो बार के मुकाबले में अगर आप ये देखें, तो इसका वॉल्यूम जो है ना कि प्रीवियस दो बार के मुकाबले में कम है। इसी तरह आप जो है कि इस जगह के ऊपर आ जाइए, देखिए ये वाली जो है ना टेस्टिंग की सप्लाई अगर आप देखना चाहें, तो प्रीवियस दो बार के मुकाबले में कम है। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा इशू ये आ रहा है मुझे, कि इसके इससे बिल्कुल जस्ट पहले वाला बार जो है ना, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि आप ये देखें कि ये मार्केट आपकी ऐसे नीचे आ रही है, वॉल्यूम आपका जो है कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा जो है ना कि कभी कभी ये एक ये देखिए ये नीचे आ रही है मार्केट, और ये आपका जो है ना कि यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है कि ये इंक्रीज हो रहा है ये। फिर इसके बाद जो है कि इस वाले बार पे आके आपका वॉल्यूम जो है कि बिल्कुल कम हो गया। तो वही वो स्विंग पॉइंट भी आपका बन गया जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। स्प्रिंग भी आपका बन गया, क्योंकि इसने जो है कि क्लोजिंग जो है कि बॉडी से नहीं हुई है बल्कि विक से हुई है, और ये मार्केट फिर आपकी ऊपर चली गई है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है ना टेस्टिंग जो है सप्लाई की, वो हमेशा अप ट्रेंडिंग की मार्केट में जो करेक्टिव मॉड जो है उसके नीचे मिलेगी, नंबर वन। और नंबर टू, ये आपको जो है ना एक्यूमुलेशन के अंदर भी मिलेगी, ठीक है। स्प्रिंग पे अगर वॉल्यूम ज्यादा तो फिर आप उसकी टेस्टिंग का वेट कीजिए, सही है। अच्छा, इसी तरह अब हम आ जाते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन के अंदर जब आप मार्केट ऊपर जाने लगती है, और वहां पर अगर आपको लगे कि भाई वॉल्यूम की एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, बार का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस जगह के ऊपर जो है कि अब आपकी जो है कि डिमांड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अच्छा, अब आप जैसे मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ कि ये बेहतरीन काम करती है जब मार्केट नीचे आ रही होती है। हम दोबारा चले जाते हैं एयूडी यूएसडी के अंदर, यहाँ मौजूद है बल्कि, नहीं ये भी नहीं है। एक मिनट में इसको जरा बंद कर दूं। अच्छा, एयूडी यूएसडी, ठीक है, ये आपका एयूडी यूएसडी आ गया। अब आप देखिए कि मार्केट आपकी यहाँ पे नीचे आ रही है ना, तो जब भी ये नीचे आई है फिर इसने एक करेक्टिव मोड लिया है, तो इस जगह के ऊपर जो है ना कि आपको नो डिमांड बार मिलेगा। यहाँ पे तो नो डिमांड बार आपको नहीं मिला है, लेकिन आप जब जाएंगे ना, जैसे ये आपको नो डिमांड बार इसको आप कह सकते हैं, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है कि नीचे है, इसको आप अपथ्रस कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी नो डिमांड नहीं है। ये जो है कि प्रीवियस टू बार के मुकाबले में इसका साइज लेकिन बड़ा है, तो नो डिमांड बार आपको स्टॉक में ज्यादा मिलते हैं, फॉरेक्स में थोड़े कम मिलते हैं। जैसे ये वाला बार है, ये वाला बार जो है ना, अगर आप देखें तो रिलेटिवली पिछले बार के मुकाबले में इसका साइज जो है कि छोटा है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को अगर आप इंटेक करें, अगर वॉल्यूम है, तो ये वाला, ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो इस वाले बार में वॉल्यूम भी रिलेटिवली पिछले बार के मुकाबले में कम है। तो ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे डिमांड आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। इसके बाद मार्केट यकीनन थोड़ी ऊपर गई है, लेकिन फिर उसके बाद ये नीचे आई है आपकी। इसी तरह जो है कि अगर आप नो डिमांड बार ढूंढना चाहें, तो नो डिमांड बार ये आपका जो है कि ये
नो डिमांड बार आपका बना है, मार्केट ऊपर गई है, बार रिलेटिवली पिछले दो बार के मुकाबले में कम है, फिर इसने एक स्विंग हाई लिया और फिर ये नीचे आई है। तो नो डिमांड बार आप देखेंगे कि अक्सर आपको ऐसी जगहों पे मिलेगा, जैसे ये नो डिमांड बार नहीं है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है और बार का साइज भी डिफरेंट है। बार का साइज पिछले बार के मुकाबले में कम है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर कर दें यहाँ पर तो ये आपका नो डिमांड बार बन जाता है। ठीक है। तो अब जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो हमारी बन रही है ना, वो कुछ इस तरीके से बन रही है कि हमने देखना ये है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ठीक है, मैं ये बाय की बता रहा हूँ, लॉन्ग या बाय। मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ठीक है, वेट फॉर द करेक्शन। नंबर तीसरा रूल क्या है कि एट द करेक्शन लो पॉइंट या स्विंग लो, एट द करेक्शन एंड locate the following, locate the any of one, locate any of one। पहली चीज क्या है, 3.1 आपका बनेगा कि स्विंग लो। ठीक है, दूसरा आपका बनेगा 3.2 स्प्रिंग। ठीक है, फिर इसके बाद जो चौथी जो कंडीशन देखनी है, आपने देखनी है कि टेस्टिंग ऑफ द स्प्रिंग, लुक फॉर द लोकेट नो सप्लाई। ठीक है ना, नो सप्लाई बार। नो सप्लाई बार के अंदर आप क्या देखेंगे, 4.1 के अंदर कहाँ देखेंगे कि either testing of spring, testing of the swing low, और 4.3 आप देखेंगे कि जी 4.3 जो है कि आपका आएगा टेस्टिंग ऑफ द करेक्टिव मोड। ठीक है ना, करेक्टिव करेक्टिव मूव। ये आपकी जो है ना कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ ले एक तरह से बन गई है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये जो जगह जो है ना, यहां पर आपको ऑलरेडी हमने कल बता दिया था कि हाउ टू इंटर। ठीक है, स्प्रिंग का आपको पता चल गया कि स्प्रिंग के अंदर एंट्री कब बनेगी, ईदर आफ्टर टेस्टिंग, और अगर स्प्रिंग आपका जो है कि उस स्विंग लो की खुद टेस्टिंग करे तो वहां पे, और अबव द स्प्रिंग। ठीक है ना, तो स्प्रिंग की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये दो चीजें हैं यहाँ पे। तो ये आपकी एक अदद जो है ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन गई बेस्ड ऑन वाइकॉफ स्केमेटिक्स वगैरह, जो कि अभी हमने नहीं पढ़े हैं, वो अब हम देखते हैं, अगर आज मौका मिलता है तो पढ़ते हैं, वरना कल इसको करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपकी बाई की। तो आपकी सेल की क्या होगी, सेल की इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी। आप यहाँ पे चले जाइए और इसको कर दीजिए सेल शॉर्ट। ठीक है ना, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, वेट फॉर द करेक्शन, एट द करेक्शन लोकेट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्विंग हाई। ठीक है, अपथ्रस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया क्या है, मैं इसका डॉक्यूमेंट भी लिख दूंगा। अपथ्रस्ट आइदर आफ्टर टेस्टिंग और बिलो दी अपथ्रस्ट। ठीक है ना, लोकेट नो डिमांड बार, either testing of the upthrust or testing of the swing high और टेस्टिंग ऑफ द करेक्टिव मूव। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं और इसको मैं कर देता हूं ब्लू,
सॉरी रेड कर देता हूँ, ये आपकी जो सेल हो गई और ये आपकी बाई की जो है कि 2 एंट्री आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये 1.5 घंटा हो गया और अभी हम लोगों के पास जो है ना कि हम लोगों ने जो चीज़ें करनी है, काफ़ी चीज़ें बाकी है। तो या तो ये है कि हम इसको कल कवर करें, क्योंकि जो चीज़ें अभी करनी है ना कि हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट अप ट्रेंड और ये सारी चीज़ें, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ से हम जो है ना कि कल हम स्टार्ट लेंगे मार्केट साइकिल से ना। इसको हम आज के को जो है ना कि हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है और लोग मेरे ख्याल में शायद बोर होना भी शुरू हो गए हैं। तो कल हम जो है कि दोबारा जो है कि थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, लेकिन हम जो है ना कि इन चीज़ों को यहाँ पे कल कवर कर लेंगे। किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम जो है कि मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।